Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chindwara. Dear students, in this session we will learn, we will see, we will get the information regarding chiefs and kings in the south. Dear students, in this section we will get information about Chol, Cher and Pandyas. The second one is divine kings. इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट द कुषाण डायनेस्टी. हम कुषाण राजवंशों के बारे में इस डिवाइन किंग की सेक्शन में पढ़ेंगे. वी विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स एंड इन दिस सेक्शन वी विल सी द स्टोरी ऑफ गंध तिंदु जातक कि वो अपने राजा के बारे में किस तरह की सोच रखते थे, वहाँ की जो जनता थी उसको हम जानेंगे. We will see the which type of strategies were followed by the people of that particular area for increasing in production. As well as we will see the differences in rural society. वहाँ जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें क्या डिफरेंसेस थे, क्या अंतर थे, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे. As well as we will see about the land grant and new rural elites. Dear students, as you can see on the screen, there is the heading Chiefs and Kings in the South. Dear students, in this section you will see the information regarding Chol, Cher and Pandyas. Okay, आप चोल, चेर और पांड्यास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर लेंगे. I hope you have read about Chol, Cher and Pandyas in your earlier classes, like 6th, 7th classes. आपने इसमें पढ़ा है बेटा. The Chol, Cher and Pandyas, they ruled in the southern part of our country, and that particular area where they ruled, that was known as Tamilkam. Okay, वो एरिया तमिलकम के नाम से जाना जाता है. आपको हम मैप के माध्यम से बतलाने की कोशिश करते हैं. आप देखिए यहाँ पर जो ये चोल, चेर और पांड्यास का है, ये देखिए आप, ये आज के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ये 3 ऐसे रीजन दिखाई दे रहे हैं आज के हिसाब से कि उन सदर्न पार्ट में चोल, चेर और पांड्यास रूल किया करते थे. Dear students, the new kingdom that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Chols, Cher and Pandyas in Tamilkam. Okay, the name of the ancient Tamil country, which includes part of the present-day Andhra Pradesh and Kerala in addition to Tamil Nadu, proved to be stable and prosperous. ये कह रहा है कि जो आज के सब कॉन्टिनेंट के डेक्कन और उसके भी सदर्न पार्ट में जो एरिया था जो तमिलकम के नाम से जाना जाता है, वहाँ चोल, चेर और पांड्य जैसे चिपडम्स का उदय हुआ, इमरजेंस हुआ. एंड दे वर वेरी प्रॉस्परस, वो बहुत ही समृद्धशाली थे और स्थायी भी थे. If we want to get maximum information regarding that Tamilkam area, we have to read तमिल संगम टेक्स्ट. हमें तमिल संगम के माध्यम से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. Dear students, as you can see, there is an information regarding chiefs and chiefdoms in the box. Who are chiefs? A chief is a powerful man whose position may not be hereditary. ये कहता है कि सरदार एक काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति होता था और जो उसका पद होता था वो हेरिडेटरी यानी वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था. एंड हु आर द फॉलोअर्स ऑफ दैट चीफ, तो उसके जो खानदान के लोग होते थे, ही डिराइव सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफोक. वो किनफोक के लोग यानी उसके खानदान के लोग ही उसके समर्थक भी होते थे. और उसका वर्क क्या था? हिज फंक्शंस में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल राइचुअल्स, लीडरशिप इन वॉरफेयर एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स. ये कहते हैं कि सरदार के जो प्रमुख कार्य थे उनमें से था कि विशेष प्रकार के जो अनुष्ठान होते थे उनका संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, लीडरशिप इन वॉरफेयर एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स. इट मीन्स कि उन्हें विवादों को सुलझाने में अपनी मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन करना. ये गिफ्ट लेते भी थे और दिया भी करते थे. और सरदार जो थे सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे. सरदारी में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी और अधिकारी भी नहीं होते थे.
Dear students, in previous slide I have explained about the sources of Tamilkam. If we want to if we want to gain the information regarding Tamilkam, so we have to read Tamil Sangam text. The early Tamil Sangam text contain poem describing chiefs and the way in which they acquired and distributed resources. आपको इसको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, या तमिल संगम हमें इस बात का विवरण देती है कि किस तरह से उन्होंने अपने रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया था, कैसे उसको एक्वायर किया था, ठीक है, उनका संकलन और वितरण किस प्रकार किया था. डियर स्टूडेंट्स, so many chiefs and kings were emerged at that time. Among them, the Satvahan was very important. Satvahanas who ruled over parts of western and central India. When they ruled between 2nd century BC to 2nd century CE. उन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी ईस्वी तक भारत के वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में उन्होंने रूल किया. एंड द शक इज अनदर चिपडॉन्स, ओके, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन. ये सेंट्रल एशियन की ओरिजिन है. हु इस्टेब्लिश किंगडम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, डिराइव्ड रेवेन्यूज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. पहले आप मैप में देख लीजिए कि सातवाहन और शक कहाँ रूल करते थे. ये देखिए, ये आपको जो गुजरात वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर शक दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने उस एरिया में रूल किया. और ये सातवाहना जो कि आज के महाराष्ट्र के आसपास में होना चाहिए, ये सातवाहन महाराष्ट्र वाले पार्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो अपने रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट करते थे या रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करते थे. डिराइव्ड रेवेन्यूज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. ये बतलाता है इस बात को कि ये जो सरदार थे या राजा थे, लंबी दूरी के व्यापार जो होते थे उसके द्वारा ये राजस्व यानी रेवेन्यू को अपने लिए इकट्ठा करते थे, जुटाते थे. तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट कर रखा है जो आपको समझना ही है. और एक बात है कि इनकी जो सोशल ओरिजिन है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है. एंड स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वी विल सी मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सातवाहना इन चैप्टर नंबर 3. अभी मैंने आपको ये मैप बतलाया बेटा, और आप देखिए एकदम नदर्न पार्ट में कुषाण, ओके, कुषाण वो वहाँ पर उस एरिया में उनका शासन हुआ करता था. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिवाइन किंग्स. डियर स्टूडेंट्स, in this part we will read about Kushan. Okay, one means of claiming high status was to identify with variety of deities. अगर कोई राजा अपने आप को अपने महत्व को बतलाना चाहता था उस समय, तो वो अपने आप को देवी देवताओं से कंपेयर करना या उनसे जुड़ा हुआ बतलाना वो सबसे सही उपाय मानते थे. दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द कुशान्स. ओके, ये जो स्ट्रेटजी थी ये कुषाण शासकों ने बड़े बेहतरीन तरीके से आकर के इसको ऑप्ट किया. एंड दे रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ये देखिए, ये कुषाण जो हैं, ये कुषाण ऊपर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर, ये इनका बहुत ही वास्ट एरिया था बेटा. ये ठीक, ये इन्होंने मध्य एशिया से लेकर के सेंट्रल एशिया से लेकर के जो पश्चिमोत्तर भारत है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर इन्होंने शासन किया था. अब आगे देखिएगा. देयर हिस्ट्री हैज़ बिन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन. इफ़ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुशान्स, if you want to reconstruct the history of Kushans, so we have to use the inscriptions and textual tradition. Okay, the notion of kingship they wished to project are perhaps best evidence in their coins and sculpture. वो किस तरह से अपने राजधर्म को चलाते थे ना, उसकी सबसे बेहतरीन प्रस्तुति या उनकी प्रस्तुत करने की जो इच्छा थी, प्रस्तुत करने की जो इच्छा शक्ति का प्रमाण है, सर्वोत्तम प्रमाण, वो उनके सिक्कों से, क्वाइन से और स्कल्पचर यानी मूर्तियों से प्राप्त होता है. ओके, आप समझ लीजिए कि कुषाण की जो राजधर्म को चलाने की जो इच्छा का पता हमें किन चीज़ों से चलता है, क्वाइन से और स्कल्पचर से, मूर्तियों से और सिक्कों से. हाउ कैन वी से लाइक दिस? बिकॉज वी गॉट
a colossal statue of Kushan ruler in a shrine at Mat near Mathura. Similar statue have been found in a shrine in Afghanistan as well. बच्चों ये कुशानों के बारे में ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि स्कल्पचर के माध्यम से, क्योंकि उनकी बड़ी विशालकाय मूर्ति मथुरा के पास एक माट नाम के देवस्थान में मिलती है और साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी एक देवस्थान पर इनकी मूर्तियाँ मिली है। ठीक। अच्छा, इन मूर्तियों के जरिए जो कुषाण स्वयं को देवतुल्य मानने लगे थे। ठीक है। द कुषाण कंसिडर्ड देमसेल्फ गॉड लाइक, अपने आप को भगवान की तरह उन्होंने देखने लगे। एंड दे अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र विच मीन्स सन ऑफ गॉड, जिसका क्या मतलब हुआ, देवता का पुत्र। और ये संभावना व्यक्त की जाती है, पॉसिबिलिटी ये देखी जाती है कि दे वर इंस्पायर्ड बाय चाइनीज़ रूलर। ओके, ये चाइनीज़ रूलर से अडॉप्ट होकर के इस तरह के टाइटल्स को ऑप्ट किया। चाइनीज़ रूलर अपने लिए कौन से टाइटल ऑप्ट करते थे, वो थे सन्स ऑफ हेवन। वो अपने आप को स्वयं को जो है स्वर्गपुत्र कहते थे। चाइनीज़ शासक रूलर्स जो थे, चीनी शासक अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे और कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे। बेटा ये आपको ध्यान रखना है, सन ऑफ गॉड एंड सन्स ऑफ हेवन। ठीक है। और कुषाण रूलर्स की ये इंफॉर्मेशन थी। डियर स्टूडेंट्स, सो मैनी chief and chiefdoms they were dependent on सामंतास। जो सामंत होते थे उन पर वो डिपेंड होते थे। इसमें ऐसे कई सारे एम्पायर्स है, जैसे उसमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में, गुप्त एम्पायर के अलावा भी कई सारे ऐसे लार्ज स्टेट्स है जो सामंत पर डिपेंड करते थे। अच्छा, सामंत होते कौन थे? सामंत्स men who maintained themselves through local resources including control over land। वो जो वहाँ पर स्थानीय संसाधन होते थे, लोकल रिसोर्सेस होते थे, उनके थ्रू अपने आप जीवन का निर्वाह करते थे। दे कंट्रोल्ड ऑन लैंड, वो अपने वहाँ की जो ज़मीनें होती थी उस पर भी नियंत्रण रखते थे। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। वो अपने शासकों का बेटा बहुत सम्मान आदर करते थे और जब कभी अपने राजा को सैनिकों की ज़रूरत होती थी तो उन्हें उनकी मदद भी करते थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि पावरफुल सामंट्स कुड बिकेम किंग्स। जो शक्तिशाली शासक होता था वो सामंत होता था, वो शासक बन जाता था, राजा बन जाता था। और जो दुर्बल होते थे, जो सामंत वीक होते थे, वो अपने बड़े शासकों के अधीन ही रहते थे। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं, दिस पैराग्राफ इज गिविंग the information regarding samantas. Okay, and the next paragraph you will see the information regarding Gupta's ruler। गुप्त शासकों के बारे में कहता है कि हमने इसके पहले कुषाणों के बारे में पढ़ा कि कुषाण शासकों का अगर हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम उनके इंस्क्रिप्शंस को देख सकते हैं, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, उनके कॉइन्स को देख सकते हैं, उनके स्कल्पचर्स को देख करके उनकी इन्फॉर्मेशन को हम गेन कर सकते हैं और दोबारा से उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब गुप्त शासकों के बारे में देखिए। हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्त रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर सभी में बेटा, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। आप एक चीज़ तो कॉमन आप देख लीजिएगा कि सभी हिस्ट्रीज़ को लिटरेचर, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के द्वारा तो जोड़ा ही गया। लेकिन इसमें खास बात क्या है? इंक्लूडिंग प्रशस्तीज, ओके, कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग्स इन पर्टिकुलर एंड पैट्रॉन्स इन जनरल बाय पोइट्स। ये कहता है कि कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में जो प्रशस्तियाँ लिखी गई, उसका भी इस्तेमाल गुप्त शासकों के इतिहास को जानने के लिए किया जा सकता है। ओके, हिस्टोरियंस ऑफन अटेम्प्ट टू ड्रॉ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंपोजिशन। दोज हु कंपोज्ड एंड रीड देम ऑफन ट्रेजर्ड एंड देम एज वर्क ऑफ पोएट्री rather than as account they were literally true. The Prayag Prashasti composed in Sanskrit by Harishen. This is very important. Okay, Prayag Prashasti composed in Sanskrit by Harishen and the court poet of Samudragupta। बेटा ये जो हरिशेन थे, संस्कृत में समुद्रगुप्त के दरबार में रहते हुए प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। ओके, और वो कब, समुद्रगुप्त कब पावरफुल एक किंग के रूप में या रूलर के रूप में थे? 4th सेंचुरी में। तो ये
इन्फॉर्मेशन प्रयाग प्रशस्ति और बाकी की चीज़ों से। तो यहाँ पर खास ध्यान आपको रखना है, प्रयाग प्रशस्ति हु कंपोज्ड इट, हरिसेन। इन विच लैंग्वेज कंपोज्ड इट, संस्कृत। ओके, और किसके लिए लिखी गई, समुद्रगुप्त के लिए। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको 2 कॉइन्स दिखाई दे रहे होंगे। ये दिस कॉइन्स आर रिलेटेड टू कुषाण डायनेस्टी। ओके, कुषाण कॉइन करके इसको कहा जा सकता है। ऑफ द किंग कनिष्क, ये एक साइड में आपको जो है इसके अग्रभाग में कनिष्क की इमेज दिखाई दे रही होगी, एंड इन द रिवर्स साइड यू कैन सी अ डाइटी, एक भगवान या देवता की इसमें मूर्ति दिखाई देती है। आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इट मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग। जितने भी राजा महाराजा होते हैं वो सब अपने दरबार में बैठ करके दरबार का शासन चलाते थे। अब उन्हें अपने सामान्य जनता के बीच में उनकी क्या छवि है, जनता में राजा की क्या छवि है, उसको जानने का मौका ही नहीं मिलता था। ठीक, राजा के बारे में वो अच्छा है, भला है, बुरा है, जो भी है, हम इसकी इन्फॉर्मेशन को गेन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ कहानियाँ जैसे पंचतंत्र, जातक कथाएं, उसको अगर हम एग्जामाइन करते हैं, उनकी स्टोरी को रीड करते हैं, तो इसके थ्रू हमारे कई सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस इन कहानियों के माध्यम से निकल करके सामने आते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल जो होता है वो बहुत ही रेयरली अकाउंट्स जो होते हैं, वो अपने विचार होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने राजा के प्रति कोई छोड़ कर जाते हैं। रेयरली, बहुत ही मुश्किल है। बट हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एग्जामाइनिंग स्टोरीज कंटेंट इन एंथोलॉजी सच एज द जातक एंड द पंचतंत्र। लेकिन हिस्टोरियंस ने राजा महाराजा की कैसी छवि है उसको जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं के माध्यम से जानने का प्रयास किया। द जातक्स वर रिटन इन पाली अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम। सी कहता है कि जातक की जो कथाएं लिखी गई है वो पहली सहस्त्राब्दी के मध्य में, और वो भी पाली भाषा में लिखी गई है। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको यहाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको नोट करने की बात कहना चाहता हूँ। वह है कि किस लैंग्वेज में, किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी पाली में। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्टोरी एंड गंध तिंतु। गंध तिंदु नाम की जो जातक कहानी है उसका एक जिक्र किया गया है। मैं आपको ये समझाता हूँ या बताने की छोटी सी कहानी को बताने का प्रयास करता हूँ। क्या होता है कि एक राजा बहुत ही अपनी प्रजा को परेशान करता है या उनकी सेवा करता है, ये जानने से संबंधित है। एक बार एक राजा अपनी पहचान बदल करके प्रजा के बीच में आकर के बैठ जाता है और वो पता लगाने की कोशिश करता है कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक एक करके सबने अपने जो दुख है, दुखों के लिए राजा को भला बुरा किया, कहा। अच्छा, राजा अपनी छवि को जानने के लिए ऐसा नहीं कि किसी एक के पास ही बैठ गया हो, वो कभी वृद्ध महिला के पास, कभी किसी पुरुष के पास, किसी किसान के पास, है ना, किसी गांव के बच्चे के पास, पशुओं को चराने वाले व्यक्तियों के पास जाकर के बैठ जाता और धीरे धीरे अपने बारे में पता करने की कोशिश करता। तो एक एक करके उसे पता चला कि अपने सारे दुखों के लिए उन्होंने राजा को ही भला बुरा कहा। उनकी शिकायत ये भी थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते थे और दिन में कर इकट्ठा करने के लिए राजा के अधिकारी। तो ऐसा होता था कि ये दोनों ही परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने आप अपने अपने घरों को छोड़ करके जंगल में जा कर के बसने लगे थे। ओके, तो ये गंध तिंदु में एक इन्फॉर्मेशन है। गंध तिंदु जातक डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अ विग्ड किंग। एक दुष्ट राजा की के बारे में कहानी है, कुटिल राजा के बारे में कहानी, कि किस प्रकार उसने अपनी जनता की दुर्दशा के लिए उसको जिम्मेदार बताया गया था। बेटा, ये आपकी बुक में भी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अच्छा, अब जो हमने परसेप्शन जो या गंध तिंदु की स्टोरी के थ्रू हमने क्या गेन किया, हमने ये जाना कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन कुड ऑफन बी स्ट्रेन। ये उनके जो संबंध थे वो स्ट्रेन थे, कि मतलब तनावपूर्ण थे। किंग्स फ्रिक्वेंटली ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स। कॉफर्स यानी होता है बेटा जो खजाना होता है ना, वो राजकोष। राजा हमेशा यही प्रयास करता था कि वो अपने कॉफर्स को फिल कर ले, भर ले, बाय डिमांडिंग हाई टैक्स। ओके, हाई टैक्सेस के थ्रू। एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स
ऑप्रेसिव। और जबकि जो किसान थे उनको ये टैक्स काफ़ी त्रस्त करने वाला लगता था। इंक्रीजिंग, अब इनके पास क्या चारा रह गया था, या तो फॉरेस्ट एरिया में भाग जाएं, जंगलों में जाकर छिप जाएं, ठीक, या तो इंक्रीज करना किसको, प्रोडक्शन को। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्सेस आल्सो केम टू बी अडॉप्टेड। अब करों की जो मांग बढ़ती जा रही थी उसको पूरा करने के लिए किसान अपनी उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढने लगा। ठीक है, उपज बढ़ेगी तो टैक्स जो उसकी डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सकेगा, या तो फिर जंगलों की ओर चले जाया जाए। तो देखिए कि अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है बेटा, वो इसी से संबंधित होगा कि स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ओके, अगर हम अभी के समय में बात करें कि कौन सी टेक्निक्स को हम या कौन से स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करें कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें, तो डेफिनेटली आपके मन में आएगा कि सर वी विल यूज़ HYV सीड्स, वी विल यूज़ द टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह, है ना। आप कहेंगे कि सर ट्यूबवेल की व्यवस्था होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपरली होनी चाहिए। इस तरह के प्रोडक्शन से फिर क्या होगा, और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, इस तरह की आप बात करेंगे। लेकिन उस समय में कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया हम वो देखेंगे। दे यूज्ड नंबर वन दे यूज्ड नंबर वन स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वाज प्लग एग्रीकल्चर। ओके, नंबर टू द आयरन टिप्ड प्लग शेयर, नंबर थ्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। हम पहले इन तीनों के बारे में देखते हैं। One such strategy was the shift to plug agriculture, which spread the infertile alluvial river valley such as those of the Ganga and the Kaveri from 6th century BCE। ये कहता है कि उपज बढ़ाने का तरीका जो था वो हल का प्रचलन था, प्लग एग्रीकल्चर, हल आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। और ये जो 6th सेंचुरी थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वो उस समय से गंगा और कावेरी की जो घाटियाँ थी उसके एलुवियल वाले जो एरियाज थे उसमें इसका काफ़ी यूज़ किया जाने लगा। द आयरन टिप्ड प्लग शेयर, दिस इज सेकेंड, was used to turn the alluvial soil in areas which had high rainfall। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे की फाल वाले हलों से के माध्यम से अब भूमि की, वो उर्वर भूमि की जो जुताई की जाने लगी। In some parts of Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased by, this is third point बेटा, कि क्या कह रहा है कि गंगा वैली में जो पैडी का प्रोडक्शन था वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ, किससे, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। जो धान की रोपाई की वजह से गंगा की घाटी में अब भारी मात्रा में उपज होने लगी, भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि काफ़ी मेहनत वाला काम था। Another strategy adopted to increase agriculture production was, this is number 4, the use of irrigation, जिसकी हम बात कर रहे हैं सिंचाई करने के लिए। और सिंचाई करने के लिए आप सब जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वेल्स एंड टैंक्स एंड लेस कॉमनली कैनल्स। ओके, कम्युनिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क्स। बेटा इसमें कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर और कृषकों ने आपस में मिलकर के भी सिंचाई के साधन निर्मित कर लिए थे। Usually powerful men including kings often recorded such activities in inscription। अगर मान लीजिए कोई राजा या कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस तरह के काम करता था, तालाब बनवा रहा है, कुआं बनवा रहे हैं, नहरें बनवा रहे हैं, तो वो उसको कहाँ उल्लेख कर लेता था, रिकॉर्डेड सच एक्टिविटीज़ इन इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों में इसका जिक्र किया करते थे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। डेफिनेटली दिस डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन लैंड, जिसके पास जैसी ज़मीन उसको उस तरह का ओहदा, या जिस तरह का काम करा जाता था खेतों में जाकर, फील्ड पर जाकर, उसको उस तरह के डिफरेंसेस का सामना करना होता था। टेक्नोलॉजीज ऑफन, while these technologies often lead to an increase in production, the benefit were very uneven। तकनीकों का आपने अभी देख लिया उससे, लेकिन जो बेनिफिट्स हुए बेटा वो सबको एक समान नहीं थे, सबके लाभ कम ज़्यादा थे। अच्छा, इस बात के कैसे हमें प्रमाण मिलते हैं? देयर वाज अ ग्रोइंग डिफ्रेंशिएशन अमंग्स पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर। खेती से जो जुड़े हुए लोग थे उनमें आपस में डिफ्रेंशिएशन चाहता ना बढ़ता चला जा रहा था। ओके,
Buddhist tradition refer to landless agricultural laborers, small peasants as well as large landholders. जो बौद्ध कथाएं थी उसमें भूमिहीन खेतीहर श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदार, इनके बारे में यहाँ पर हमें उसका उल्लेख मिलता है। किसमें? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। जो बौद्ध कथाएं थी उसमें लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर की इंफॉर्मेशन है। दैट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन प्रोवाइड अस एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग small peasants as well as about the large landholders. The term Gahapati, okay, the term Gahapati, this is very important beta. The term Gahapati was often used in Pali text to designate the second and third category. Second and third category क्या है? Small peasants and large landholders. Gahapati पाली भाषा में यूज़ किया गया एक शब्द है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किसके लिए किया गया? स्मॉल लेबरर्स के लिए किया गया, स्मॉल पीजेंट्स के लिए किया गया और लार्ज लैंड होल्डर्स के लिए किया गया। अच्छा, इसमें जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, है ना, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें हुआ करती थी, लार्ज लैंड होल्डर्स एंड द विलेज हेडमैन इमर्ज एज पावरफुल फिगर एंड ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टिवेटर्स। ये बड़े ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभर करके सामने आए और इन्हें जो किसानों पर नियंत्रण तो करते ही थे और साथ ही साथ ये इनके जो निर्णय हुआ करते थे उन्हें सभी को मानना होता था। ठीक है, ये देखा आपने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में गहपति। ठीक है, उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब देखिए तमिलकम में क्या किया गया। संगम टेक्स्ट में अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट आल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस। लार्ज लैंड ऑनर्स, उनको वेल्लालर भी कहा जाता था। ठीक, प्लगमैन जो हल चलाने वाले लोग हैं उनको ओझावर, ठीक, उल्लोवर भी कहते थे। एंड स्लेव्स जो दास हुआ करते थे उसको अडिमाई भी कहते थे। दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड। मैंने आपको पहले ही बतला चुका हूँ कि ये जो डिफ्रेंशिएशन है, वर्गों में जो विभिन्नता है, वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? एक्सेस टू लैंड, जो भूमि का स्वामी है उस पर, लेबर जो श्रम करने वाला है उस पर, एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज और जो नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है उस पर। तो ये डिफ्रेंशिएशन को क्रिएट करने वाले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 1 इज एक्सेस टू लैंड, नंबर 2 लेबर, एंड नंबर 3 द न्यू टेक्नोलॉजीज। ओके, नाउ वी विल सी हियर अबाउट द लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। From the early centuries of the common era, we find grants of land being made. पहले से हम देखते चले आ रहे हैं कि हम कई एविडेंस मिलते हैं जो लैंड ग्रांट करने के, भूमि दान करने के हमें प्रमाण भी मिलते हैं। मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन, कईयों ने इसको पत्थरों पर लिखवा लिया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। एंड सम ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन वर ऑन स्टोन, पत्थरों पर लिखवा लिया, बट मोस्ट वर ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर प्रोबेबली गिवन एज अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। और ज़्यादातर कॉपर प्लेट पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको कॉपर प्लेट पर रिकॉर्ड कर दिया जाता था और यह संभावना व्यक्त की जाती कि ये उन लोगों को दिया जाता था जो लैंड को रिसीव करते थे। ठीक, द रिकॉर्ड्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर जनरली अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और टू द ब्राह्मण्स। ये भी सबसे ज़्यादा जो भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वो साधारण तौर पर जो धार्मिक की संस्थाएं होती, धार्मिक संस्थाएं, और ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश जो अभिलेख हैं वो संस्कृत में थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत। इन सम केसेस और स्पेशली फ्रॉम द 7th century onwards, part of inscription was in Sanskrit, while the rest was in a local language such as Tamil or Telugu. ज़्यादातर जो बेटा 7वीं शताब्दी के अभिलेख हैं वो उसके कुछ अंश संस्कृत में भी हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी जो लोकल लैंग्वेज थी, स्थानीय भाषा थी, उसमें भी देखने को मिलते हैं। एज पर दी संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वीमेन वर नॉट सपोज टू हैव द इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एस लैंड। बेटा जो संस्कृत धर्मशास्त्र कहते हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। ये हमें एक अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए, प्रभावती गुप्त वॉज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त सेकेंड।
चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त, एंड शी वॉज मैरिड इन टू अनदर इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली। उसकी शादी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग फैमिली में होती है, दैट ऑफ द वाकाटक हु वर पावरफुल इन द डेक्कन। वाकाटक परिवार में इसका विवाह होता है और वो डेक्कन में काफ़ी पावरफुल था। द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड विच शी देन ग्रांटेड। अच्छा, इससे हमें ये पता चलता है कि प्रभावती गुप्त ने को ये भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। ठीक है, तो इसका एक कारण ये हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी और इसलिए उनका यह उदाहरण बहुत ही विरला ही मिलता है, विरला ही रहा। और यह भी संभव है कि धर्मशास्त्र जो थे, धर्मशास्त्रों की जो नियम थे वो हर जगह एक जैसे रूप से, एक समान रूप से लागू नहीं हो सकते थे। द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड विच शी देन ग्रांटेड। दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन and her situation was therefore exceptional. Okay, it is also possible that the provision of legal texts were not uniformly implemented. ये जो मैंने अभी आपको समझाया। The impact of land grants is a subject to heated debate amongst historian. देखिए, इतिहासकारों ने जो भूमिदान का जो प्रभाव था ना, वो उसको एक गर्म वाद विवाद का विषय बनाया हुआ था। इसमें कुछ लोग क्या महसूस करते हैं, देखिए, सम फील दैट लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय रूलिंग लिनेजेस टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज। कहते हैं कि कुछ भूमिदान जो शासक थे वो कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए वाली रणनीति का उपयोग करते थे। और दूसरे लोग क्या कहते हैं, अदर सजेस्ट दैट द लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर। और दूसरा कहता है कि राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगता था तो वो भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थकों को जुटा लेता था। ठीक है, एज किंग वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामंस दे ट्राई टू विन अलायंस बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड। दे आल्सो फील दैट किंग्स ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज अ सुपरमैन। और कुछ लोग का कहना है कि वो अपने आप को, जो राजा है, वो सुपरमैन के तौर पर उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में दिखाने की कोशिश करता था। ठीक, बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल दे वांटेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फैस्केट ऑफ पावर। ये कहता है कि वो अपनी फैकेट ऑफ पावर के माध्यम से बतलाने की कोशिश करता है कि उसका जो नियंत्रण ढीला होता जा रहा है तो वो अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत कर रहा है। फैकेट ऑफ पावर, आडंबर के माध्यम से बतलाने की कोशिश कर रहा है कि आई एम वेरी पावरफुल किंग एंड आई एम वेरी पॉपुलर अमंग्स माय सब्जेक्ट्स। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसकी जहाँ लिंक दी जाएगी उस लिंक के नीचे गूगल क्लासरूम में आप उसको, अपनी प्रॉब्लम को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।